इस कहानी की शुरुआत पिछली कहानी से ही होती है। अगर आपने पहले पार्ट यानी कि मोनार्ग लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो पहले उसको देखें ताकि ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ली और डॉक्टर म्यूरा को खोने के 11 साल बाद यानी कि 1973 में बिल रेंडा को स्कल आइलैंड के बारे में पता चलता है, जो अभी तक दुनिया के नक्शे में था ही नहीं। इसको लगता था कि वहां पर टाइटन्स के घर जाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, इसलिए ये सैनिटर की मदद लेता है, जिसके लिए पहले तो वो तैयार नहीं होता। लेकिन ब्रूस उनसे बताता है कि ये आइलैंड दुनिया के नक्शे में नहीं है। जब इसका पता हमें हो चुका है तो वहां पर कोई और पहुंचे, उससे पहले हमें पहुंचना होगा, और हम सोच भी नहीं सकते कि वहां पर हमें क्या क्या मिल सकता है। उसकी बात सुन के आखिरी बार सैनिटर बिल की मदद करने को तैयार हो जाता है। वहां जाने के लिए बिल उससे कुछ सैनिकों के साथ हेलीकॉप्टर ट्रांसपोर्ट की डिमांड करता है, जिसको वो पूरा कर देता है। अब बिल एक टीम रेडी करता है, जिसमें एक आइलैंड एक्सप्लोरर होता है और एक फोटोग्राफर, बाकी साइंटिस्ट की एक टीम होती है। कर्नल पैकर्ड अपनी पूरी टीम के साथ इनको लेके निकल पड़ता है उस आइलैंड पर जाने के लिए, मगर उससे पहले सभी को प्लान समझाया जाता है कि वहां पर इनका क्या काम है। उसके बाद ये सभी हेलीकॉप्टर से उस साइक्लोन, जो बहुत ही भयानक था, उसको पार करके स्कल आइलैंड में दाखिल हो जाते हैं, जो दिखने में काफी खूबसूरत था। ब्रूस अपनी टीम के साथ एक जगह उतर जाता है। बाकी लोग कर्नल पैकर्ड के ऑर्डर देने पर बॉम्ब ब्लास्ट करने लगते हैं, जिससे ब्रूस को पता चलता है कि यहाँ की पूरी जमीन लगभग खोखली है। तभी इनके हेलीकॉप्टर से एक पेड़ आके टकराता है, जिससे वो ब्लास्ट हो जाता है, और अब इनका सामना एक मॉन्स्टर से होता है। वो बिल्डिंग के साइज का था। उसको देख के सब भौचक्के हो जाते हैं, और कर्नल पैकर्ड की आंखें फटी की फटी और मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि जिंदगी में उसने इतना बड़ा बंदर पहली बार देखा था। उसको देख के बिल काफी खुश होता है, क्योंकि ऐसे ही किसी मॉन्स्टर की तलाश में वो इस आइलैंड पर आया था, जो उसको अब मिल गया है। वो गुस्से में पागल होकर इनके सभी हेलीकॉप्टर को निस्तो नाबुद कर देता है, जिसमें पैकर्ड के काफी साथी मारे जाते हैं। ये लोग समझ ही नहीं पाते कि वो इनको क्यों मार रहा है। उसको देख के पैकर्ड भी गुस्से में लाल हो जाता है, क्योंकि उसकी वजह से इसके बहुत आदमी मारे गए, और अब ये कुछ भी करके उसको खत्म करना चाहता है। मगर उससे पहले इनको अपने बाकी साथियों को ढूंढना होगा, जो चॉपर के साथ अलग अलग दिशा में गिरे थे। ये सभी एक दूसरे से काफी दूर दूर थे, मगर रेडियो के जरिए इनकी बात हो रही थी, जिससे ये एक एक करके रियूनाइट होने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर इनको ऐसे ऐसे जीव मिलते हैं जिसके बारे में इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सबको यहाँ से निकालने की जिम्मेदारी अब जेम्स की होती है, क्योंकि उसको इसी काम के लिए यहाँ पर लाया गया है। इनका सामना एक मॉन्स्टर याक से होता है, मगर वो इनको कुछ भी नहीं करता और अपने रास्ते चला जाता है। यहाँ से ये सभी ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जो कि किसी आदिवासियों का घर था, जो पहले से ही टूटा हुआ था। तभी अचानक से वो सब इनको भाले की नोक पर ले लेते हैं। बदले में ये उन पर गन पॉइंट कर देते हैं। तभी उनके बीच से हैंक नाम का आदमी बाहर आता है। दरअसल ये एक अमेरिकी सैनिक था, जो 1944 में युद्ध के दौरान गलती से इस आइलैंड पर आ गया था। इसके साथ एक और जापानीज सैनिक था, जो पहले ही मारा गया था। इनसे कहता है कि पिछले 28 सालों से वो किसी इंसान का यहाँ आने का इंतजार कर रहा है, ताकि अपने घर वापस जा सके। साथ ही बताता है कि तुम लोगों ने कॉन्ग, वो बड़ा सा बंदर जो यहाँ का भगवान है, उसके घर को नुकसान पहुंचाया। इसलिए उसने तुम पर हमला किया, ताकि वो अपनी जगह को सुरक्षित रख सके। और वो इन सबको मॉन नाम के कबीले में लेकर जाता है, जिसका नाम इसने खुद रखा था, क्योंकि वो लोग बोलते नहीं थे बल्कि इशारों में बात करते हैं। हैंक इनको पेंटिंग दिखा के बताता है कि कॉन्ग सिर्फ ऊपर का राजा है। जमीन के नीचे ऐसे ऐसे मॉन्स्टर रहते हैं जो अगर ऊपर आ गए तो सबको खत्म कर देंगे, लेकिन कॉन्ग उनको ऊपर आने नहीं देता।
तुम्हारे बॉम्ब गिराने की वजह से वो सब ऊपर आ जाएंगे जो वो नहीं चाहता, क्योंकि उन लोगों ने उसके माता पिता को बहुत पहले ही खत्म कर दिया था और कॉन्ग अपनी नस्ल का आखिरी बचा है। अभी भी उसका ग्रोथ लगातार हो रहा है। अगर उनमें से बड़ी वाली ऊपर आ गई तो वो कॉन्ग जो अभी बच्चा है उसको खत्म कर देगा। उसकी बात सुन के ये समझ जाते हैं कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मगर अब ये कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जेम्स उससे बताता है कि इस आइलैंड के नॉर्थ साइड पर 3 दिन बाद रेस्क्यू टीम आने वाली है, इसलिए हमें यहाँ से सूरज की पहली किरण के साथ ही निकलना होगा। इस पर वो कहता है कि पैदल 3 दिन छोड़ो, 30 दिन में भी वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। मगर मेरे पास एक बोट है जिसको मैंने और गनपेई ने मिलकर यहाँ से निकलने के लिए तैयार किए थे, लेकिन अभी भी उसमें कुछ काम बाकी है। अगर तुम सब मेरा साथ दो तो हम मिलकर इसको स्टार्ट करके यहाँ से निकल सकते हैं। दूसरी ओर पैकर्ड अपने बची हुई टीम से मिलता है। वो उससे बताते हैं कि हम साथ ही बचे हैं, बाकी लोग मारे गए। उसकी बात का इसके पास कोई जवाब नहीं था, इसीलिए वो अब बिल के पास जाके उससे वो सब पूछता है जो वो नहीं जानता था। तब बिल उससे बताता है कि मॉन्स्टर सच में होते हैं। तुमने द लॉटन शिप के बारे में सुना ही होगा, जो 1943 में लापता हो गया था। उस पर 1000 लोग मौजूद थे, उनमें से मैं भी एक था। मुझे छोड़ के बाकी सब मारे गए और मैंने देखा एक बेरहम शैतान को उसकी वजह से हमारी सीप बर्बाद हो गई थी। उसी वक्त मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इसका पर्दाफाश करके ही दम लूंगा और उनकी तलाश में मैं निकल पड़ा। उसी बीच फिलीपींस में मेरी मुलाकात बिल और डॉक्टर म्यूरा से हुई, जो उसी तलाश में निकले थे। पहले म्यूरा, फिर 1962 में बिल को खोने के बाद मोनार्क को बंद कर दिया गया था। लेकिन मैंने रिसर्च को जारी रखा क्योंकि मुझे पता था कि एक ना एक दिन जो लोग मुझे पागल बोलते हैं, उनके साथ पूरी दुनिया भरोसे के साथ कहेगी कि बिल रेंडा सही था और वो वक्त अब आ चुका है। इसलिए तुम हमें यहाँ से जिंदा बाहर निकालोगे, वो भी सबूत के साथ। इधर ये लोग अगली सुबह मिलकर उस बोट को स्टार्ट करके यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में इनका कांटेक्ट पैकर्ड की टीम से हो जाता है। उनको ये फ्लेयर फायर करने को कहते हैं ताकि उनके लोकेशन का पता इनको मिल सके। इनका ये प्लान भी कामयाब हो जाता है। ये लोग उनके फ्लेयर को देखकर उन तक पहुंच जाते हैं और ये एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं। पैकर्ड कहता है कि हम अभी यहाँ से नहीं जाएंगे क्योंकि मेरा एक साथी अभी भी मिसिंग है और उसका चॉपर वेस्ट में क्रैश हुआ था, इसलिए हमें उसको ढूंढने उस तरफ जाना होगा। उसकी बात सुन के हैंक उस तरफ जाने के लिए मना करता है क्योंकि वेस्ट में ही वो मॉन्स्टर छिपकली रहती है, लेकिन पैकर्ड उसकी बात नहीं सुनता और जेम्स को चैपमैन की तलाश करने में उसकी मदद मांगता है, जिसके लिए वो मना नहीं करता, लेकिन उससे कहता है कि अगर वो वहां पर नहीं मिला तो उसके आगे कोई भी उसको ढूंढने नहीं जाएगा, क्योंकि 24 घंटों में हम सबको यहाँ वापस आना है ताकि इस नर्क से निकल सके। उसकी बात मानकर सभी लोग उसको तलाश करने वेस्ट में निकल पड़ते हैं। वहां पर इनको बड़े बड़े कंकाल दिखते हैं जो कॉन्ग के माता पिता का था। चैपमैन का चॉपर घाटी के दूसरी ओर क्रैश हुआ था। अगर ये घूम कर जाएंगे तो काफी टाइम लगेगा, इसलिए पैकर्ड सबको घाटी के बीच में से ही चलने को कहता है। यहाँ चारों ओर पेट्रोल था। इनका एक साथी स्मोक करके सिगरेट को नीचे फेंक देता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है। तभी यहाँ पर एक छिपकली वापस आ जाती है। उसकी आवाज सुन के सभी छिप जाते हैं और वो जेम्स के बगल में ही वॉमिट कर देता है। जेम्स चैपमैन के लॉकेट को देख लेता है, जिससे ये समझ जाता है कि वो मारा गया। बड़ी मुश्किल से ये लोग वहां से बच के निकलते हैं, मगर इस बार ये बिल रेंडा को खो देते हैं। लेकिन उससे पहले ही वो सारा सबूत जो उसने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया था, वो सब समंदर में फेंक दिया था। दरअसल जब इनके ऊपर मॉन्स्टर मकड़ी ने हमला किया था, तभी बिल वहां से भागकर जंगल से बाहर निकल गया था, मगर वहां पर भी 2 मॉन्स्टर में फाइट होने लगती है। इसको लगता था कि अब ये नहीं बचेगा, इसलिए वो सारा डेटा पानी में फेंककर वहां से निकलकर कर्नल पैकर्ड की टीम में फिर से शामिल हो जाता है। और उसके बारे में इनको पता नहीं था, क्योंकि ये लोग उस मकड़ी से अपने साथी को बचाने में मशरूफ थे, मगर अब इन्होंने बिल को खो दिया है। हैंक कहता है कि
हमें यहाँ से अभी निकलना होगा, नहीं तो सब मारे जाएंगे। मगर कर्नल पैकर्ड उससे कहता है कि मैं बिना चैपमैन को लिए यहाँ से नहीं जाऊंगा। तब जेम्स उसके लॉकेट को दिखाते हुए कहता है कि वो अब नहीं रहा, इसलिए यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। इस पर पैकर्ड कहता है कि मैं उस बंदर को खत्म किए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसने मेरे साथियों को मारा है, जिसका बदला मैं उससे लेकर ही रहूंगा। उसकी बात सुनकर ब्रूस उसको समझाता है कि अगर तुम उसको मार दोगे तो जो जमीन के नीचे है वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर ऊपर सब खत्म कर देंगे, क्योंकि कॉन्ग ही उनको ऊपर आने से रोकता है। लेकिन ये इनमें से किसी की बात नहीं सुनता। उसके अंदर बदले की आग लगी थी, इसीलिए वो अपनी टीम के साथ इनको छोड़ के हथियार लेने निकल जाता है। जेम्स को रास्ता समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो मेसन के साथ नदी का पता लगाने ऊंची जगह पर जाता है। उसको ढूंढने में इन दोनों को रात हो जाती है और उसी वक्त इनका सामना कॉन्ग से होता है, मगर वो इनको कुछ भी नहीं करता और मेसन उसको पहली बार अपने हाथों से टच करती है। इसका मतलब है कि वो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि वो उन पर हमला करता है जो यहाँ पर तबाही मचाते हैं। तभी कर्नल पैकर्ड बॉम्ब को ब्लास्ट करना शुरू कर देता है। वो भी पूरी तैयारी के साथ। जब कॉन्ग उनके पास पहुंच जाता है तभी वो पानी में आग लगा देता है। उसकी लपटों से वो बेहोश होकर वहीं गिर जाता है और अब ये उसको खत्म करने के लिए बॉम्ब को ब्लास्ट करने ही वाला था। लेकिन जेम्स और हैंक वहां पहुंचकर उसको ऐसा करने से रोकते हैं, मगर वो उस बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है, जिससे सिर्फ वो ही खुश होता है। उसके साथियों को भी अब समझ में आ चुका था कि कर्नल पैकर्ड गलत कर रहे हैं, इसलिए वो अपने गन्स नीचे कर लेते हैं। तभी यहाँ पर वो बड़ी छिपकली आ जाती है। उसको देख के पैकर्ड दोनों को एक साथ खत्म करने के लिए बॉम्ब को ब्लास्ट करने ही वाला था। तभी कॉन्ग होश में आके पहले वो कर्नल को मसल देता है और वो मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देता है। कॉन्ग उसका सामना नहीं कर पाता क्योंकि वो इस वक्त काफी कमजोर था। जेम्स बाकी लोगों के साथ नदी के किनारे पहुंच जाता है, मगर ब्रूस बोट लेकर यहाँ से निकल चुका था। इसलिए वो मेसन को ऊपर से फ्लेयर फायर करने को कहता है ताकि ब्रूस इनको लेने वापस आ सके, लेकिन वो मॉन्स्टर इनका पीछा कर रहा था। मगर इस बार कॉन्ग उस पर हमला कर देता है। उन दोनों में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी बीच मेसन फ्लेयर फायर कर देती है। वो मॉन्स्टर कॉन्ग को मारने ही वाला था। तभी यहाँ पर ब्रूस आके उस पर फायरिंग करने लगता है, जिससे उसका ध्यान इनकी ओर हो जाता है और अब कॉन्ग खुद को आजाद करके उसके ऊपर हमला कर देता है। इनके इस फाइट में मेसन ऊपर से नीचे पानी में गिर जाती है। कॉन्ग उसको मारकर मेसन को पानी से बाहर निकालता है, मगर वो एक बार फिर से इनके ऊपर हमला कर देता है और वो इसके उस हाथ को अपने मुंह में खींच लेता है जिसमें मेसन को उसने लिया था। उसको बचाने में वो उसके जुबान को हलक से बाहर खींचकर निकाल देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। वो मेसन को किनारे पर छोड़ के यहाँ से चला जाता है। उसके बाद ये भी होश में आ जाती है और अब ये सब यहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि रेस्क्यू टीम भी यहाँ पर पहुँच चुकी थी और एक बार फिर से स्कल आइलैंड को कॉन्ग ने उन मॉन्स्टर से बचाकर सुरक्षित कर दिया था। इस घटना के बाद मोनार्ग ऑर्गेनाइजेशन को बिल रेंडा की जगह ब्रूस और सैन लेकर ऑपरेट करने लगते हैं। इनकी मदद से हैंक भी 28 साल बाद अपने घर वापस पहुंच जाता है, लेकिन जेम्स और मेसन को मोनार्ग ऑर्गेनाइजेशन में इंटरोगेशन के लिए रोक लिया गया था। इनके पास ब्रूस और सैन आकर बताते हैं कि कॉन्ग इस दुनिया का अकेला किंग नहीं है। ये बोलकर इनको फुटेज दिखाते हैं, जिसको देखकर इन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसके बारे में इनको अब जाके पता लगा था। दरअसल 1954 और 1962 में जो हादसा हुआ था, उसकी जानकारी को कर्नल ने लीक ही नहीं किया था, मगर अब इनको पता चल चुका है कि ये दुनिया इंसानों की थी ही नहीं। इसके 9 साल बाद यानी कि 1982 में मोनार्ग ऑर्गेनाइजेशन को जंगल में रहस्यमयी तरीके से बेहोशी के हालत में एक आदमी मिलता है और ये कोई और नहीं बल्कि ली शॉ था, जो 1962 में मिशन आवर ग्लास के दौरान गायब हो गया था। वहां पर सभी लोग ये मान चुके थे कि जितने भी लोग नीचे गए थे वो सब मारे गए, लेकिन ली जिंदा वापस लौट आया है और उसकी उम्र बिल्कुल वैसी थी जैसा उस टाइम पर वो था।
होश में आते ही वो बिल रेंडा को बुलाने के लिए कहता है। इसके इस बात का कोई भी जवाब उसको नहीं मिलता, इसलिए वो एक नर्स को पकड़ के सबसे बिल को बुलाने के लिए कहता है। तब इसके सामने एक आदमी आता है। वो इसको बताता है कि उनको मरे हुए आज 9 साल बीत चुके हैं। आप 1962 में ऑपरेशन आवर ग्लास में गायब हुए थे। 20 साल पहले ये सुनकर उसको 880 बोल्ट का शॉक लगता है, क्योंकि उसको नीचे गए तो सिर्फ कुछ ही घंटे हुए थे। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसके आगे की स्टोरी मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर चैप्टर 2 और गॉडजिला में कंटिन्यू होती है, जिसको हम जल्द ही अपलोड करेंगे। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।